नमस्कार प्रिय साथियों। एसआर ग्रुप है पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, अपने रीट मुख्य परीक्षा 2023 से संबंधित टॉपिक चल रहे हैं और ये सिलेबस दे रखा है आपके रीट फर्स्ट लेवल सामान्य विज्ञान का। 10 अंक के पूरे क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें से 2 टॉपिक आपके कंप्लीट करवा दिए गए हैं, अम्ल, क्षारक और लवण, तत्व, यौगिक एवं मिश्रण। लास्ट वीडियो में आपने तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में अच्छे से जाना था। आज देखते हैं मित्रों, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। कक्षा 7 की पुस्तक में अध्याय 4 दे रखा आपके पदार्थों के भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, और क्वेश्चन यहीं से आपके उठाए जाएंगे। इसमें अध्ययन बिंदु रहेंगे भौतिक परिवर्तन, क्रिस्टलीकरण, रासायनिक परिवर्तन और लोहे में जंग लगना। प्रत्येक लाइन को पढ़ते हुए चलेंगे मित्रों। हम अपने आसपास प्रकृति में कई परिवर्तनों को होते हुए देखते हैं। परिवर्तन का अर्थ है बदल जाना। बदल जाना। वर्षा के दिनों में बादलों में स्थित पानी की बूंदें ठोस होकर ओलों में बदल जाती हैं। यह आप सभी ने देखा है कि वर्षा के जब दिन होते हैं उस समय बादलों में स्थित पानी की बूंदें ठोस होकर के ओलों में बदल जाती हैं। ये ओले जमीन पर गिरते हैं तथा कुछ ही देर पश्चात पिघल कर विलीन हो जाते हैं, यानी विलुप्त हो जाते हैं। और घर पर दाल बनाते समय दाल का पानी कम हो जाता है, क्योंकि गर्म करने पर पानी भाप में बदलता है। इसी प्रकार से सर्दी के दिनों में वायु में उपस्थित वाष्प के ठंडी हो जाने के कारण खेत में ओस की बूंदें जम जाती हैं। इसी प्रकार फ्रीज में जल की बूंदें ठंडी होकर बर्फ में बदल जाती हैं। तो ये जितनी भी प्रक्रियाएं हैं इनको ही परिवर्तन कहते हैं। तो ये परिवर्तन की परिभाषा निकल कर आती है, चाहे वर्षा के दिनों में पानी की जो बूंदें हैं वो ठोस होकर ओलों में परिवर्तित हो, या कुछ समय पश्चात विलीन होना हो, दाल का जो पानी है उसका कम होना, गर्म करने पर पानी भाप में बदलना और ठंडा करने पर बर्फ में बदलना, ये सारी प्रक्रियाएं क्या हैं, परिवर्तन कहलाती हैं। मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना, नींबू के रस शक्कर का जल में घुलकर शरबत बनना, जैसे अनेक परिवर्तन हम दैनिक जीवन में देखते हैं। इन परिवर्तनों में कभी कभी कुछ रोचक घटनाएं भी घट जाती हैं, जैसे भोजन करते समय सब्जी का दाग कपड़े पर लग जाता है तो साबुन से साफ करने पर हल्दी का पीला दाग लाल हो जाता है। यह आप सभी ने देखा होगा, सब्जी लग जाती है, कई बार कपड़ों पर गिर जाती है, आप खाना खाते हैं उस समय, और साबुन से जब धोते हैं उसको तो हल्दी का पीला जो दाग है वो कैसा होता है, लाल। तो ये भी क्या है, एक परिवर्तन कहलाता है। आलू व सेब काटने के पश्चात थोड़ी देर वायु में पड़े रह जाते हैं तो उनकी कटी हुई सतह का रंग बदल जाता है। हरे रंग की मेहंदी रचने पर लाल हो जाती है। वर्षा के दिनों में लोहे के दरवाजे व खिड़कियों पर जंग लग जाता है। ये सभी साधारण उदाहरण हैं जिनसे आप जीवन में कभी ना कभी जरूर रूबरू हुए होंगे। आपने जादूगर को पानी से भरी गिलास में छू मंत्र के साथ आग लगाते हुए एवं एक गिलास का घोल दूसरे में डालने पर गहरा सफेद धुआं निकालते हुए देखा होगा। आपको इससे बड़ा आनंद आता होगा। ये आश्चर्य भी होता होगा कि यह सब परिवर्तन कैसे होते हैं या कैसे करते हैं। इस अध्याय में हम कुछ गतिविधियां करके इन परिवर्तनों की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। क्या ये सभी परिवर्तन स्थायी होते हैं अथवा कुछ परिवर्तन अस्थायी या अनुत्क्रमणीय भी होते हैं। तो देखिए, प्रयोग करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहले गतिविधि दे रखी है, एक कटोरी में थोड़ा सा मोम लीजिए, धीरे धीरे इसे गर्म कीजिए। आप क्या देखते हैं, पिघले हुए मोम की कटोरी को ज्वाला से हटाकर ठंडा होने दीजिए। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि ठंडा होने पर मोम पुनः ठोस अवस्था में आ जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि मोम का पिघलना एक अस्थायी परिवर्तन है। अस्थायी क्यों हुआ मित्रों, जब आपने उसको गर्म किया तो वह पिघल गया, जब आपने उसको गर्म किया तो वह पिघल गया, और वापस ठंडा किया तो वह ठोस अवस्था में आ गया। तो ये अस्थायी है, गर्म करेंगे तो पिघल जाएगा और ठंडा करेंगे तो ठोस हो जाएगा।
स्थायी परिवर्तन उसको कहते हैं जैसे आपने गर्म किया इसको और पिघल गया और फिर ठंडा करने पर यह ठोस अवस्था में ना आए, वापिस इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो, यानी एक बार जो पदार्थ बन गया वही रहे, उसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं देखने को मिले, तो उसको तो बोलते हैं स्थायी। और ये हो गया आपका अस्थायी। ठोस से द्रव्य में बदलना अवस्था परिवर्तन कहलाता है, यानी उसकी अवस्था में क्या हुआ, चेंजेस। पदार्थ का अवस्था परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है। ठोस को गर्म किया, देख सकते हैं आप, ठोस को गर्म किया द्रव्य बन गया और द्रव्य को ठंडा करने पर पुनः ठोस बन गया, इसी को क्या कहते हैं, अस्थायी परिवर्तन कहते हैं। और ये साइड में देख सकते हैं आप डायग्राम, मोम को गर्म किया जा रहा है यहाँ पर, अवस्था परिवर्तन। और दूसरी गतिविधि देखिए, अस्थायी परिवर्तन आपने देख लिया अच्छे से। एक गतिविधि और है इसमें, कांच की एक परखनली में थोड़ा सा जल लीजिए, ये परखनली है, इसमें थोड़ा सा क्या लेना है, जल लेना है। परख नली पर कीप ढककर तेज गर्म कीजिए, कीप के मुंह को बंद कर दीजिए। जल भाप में बदलती है जो कीप से टकराकर पुनः जल में परिवर्तित होती है तथा कीप की आंतरिक सतह पर बूंदों के रूप में दिखाई देती है। अतः हम कह सकते हैं कि जल का वाष्प में बदलना एक अस्थायी परिवर्तन है। इन परिवर्तनों को हम निम्न अनुसार व्यक्त कर सकते हैं, द्रव्य गर्म किया वाष्प में और ठंडा किया द्रव्य में। ये तो आमतौर पर आप देखते हैं घर में भी प्रयोग करते होंगे, किसी चीज़ को उबालते हैं आप तो उसकी वाष्प बनती है, और वाष्प को अगर ठंडा कर दिया जाए वापस तो द्रव्य बन जाएगा। इसी प्रकार क्या आप बर्फ के पानी में बदलने पर इसे पुनः बर्फ में बदल सकते हैं। बर्फ के पानी को हम कह सकते हैं कि पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है। एक गतिविधि और दे रखी है, देखिए इसमें, कागज का एक वर्गाकार टुकड़ा लीजिए। ये कागज का एक वर्गाकार टुकड़ा ले लिया, इसे मोड़कर नाव, हवाई जहाज या अन्य आकृति बनाइए। बहुत सारी बनाई होगी आपने बचपन में। अब इसे वापस सीधा कर दीजिए, यह पहले जैसी अवस्था में आ जाता है। यह भी एक अस्थायी परिवर्तन है। अब इस कागज को जितना लिया आपने, इसी से आपने क्या बनाई, हवाई जहाज बना दी, नाव बना दी मोड़कर, और वापस पुनः सीधा करेंगे तो पुनः वाली स्थिति में यह वापस आ जाएगा। इसको क्या कहेंगे, अस्थायी परिवर्तन, यानी किसी प्रकार का इसमें बदलाव नहीं हुआ। एक रबर बैंड का टुकड़ा लेकर इसे हल्का सा खींचिए और फिर इसे छोड़ दीजिए। क्या यह पहले जैसी अवस्था में आ जाता है। रबर बैंड के टुकड़े का अपनी पहले जैसी स्थिति में आ जाना भी क्या है, अस्थायी परिवर्तन है। तो ये कुछ उदाहरण है। रबर है एक, उसको जोर से खींच के, एक सिरे को खींचा और लंबा करते हैं इसको, और फिर वापस छोड़ते हैं तो पुनः वाली स्थिति में आ जाएगा। इसी को कहते हैं अस्थायी परिवर्तन। गतिविधि 4 देखिए, एक ब्लेड को होल्डर या चिमटे से पकड़कर एक सिरे को लाल होने तक गर्म कीजिए। ब्लेड को ज्वाला से हटा दीजिए और कुछ देर रुकिए, इसका लाल रंग समाप्त हो जाता है। क्या यह एक अस्थायी परिवर्तन है। जी हाँ, बिल्कुल अस्थायी परिवर्तन है, क्योंकि जो पहले स्थिति थी उसी में पुनः ये लौट जाता है। गतिविधि 5 में देखेंगे, एक सारणी दे रखी है, उसमें कुछ परिवर्तन दिए हुए हैं। ये परिवर्तन स्थायी हैं या अस्थायी, ये देखते हैं। परिवर्तन की घटनाएं, ये घटनाएं हैं, कुछ दे रखी हैं देखे, और क्या इन्हें विपरीत दिशा में संपादित करके पुनः पहले जैसी अवस्था में लाया जा सकता है। अगर हाँ तो हाँ या नहीं। यह परिवर्तन स्थायी है या अस्थायी, ये देखते हैं। बर्फ का पिघलना, पहला दे रखा है बर्फ का पिघलना। हाँ, बर्फ पिघलती है और वापस पुनः भी इसको जमाया जा सकता है, तो हाँ, अस्थायी परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार से पानी से भाप बनना, भाप को ठंडी करेंगे तो वापस पानी बन जाएगा, ये भी आपका अस्थायी परिवर्तन है। दूध से दही बनना, दूध से दही बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन इसको पुनः पहले जैसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। दही से क्या दूध बन सकता है, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो यह आपका स्थायी परिवर्तन है, यह स्थायी है। और नेक्स्ट है स्पंज को दबाना। स्पंज को दबाते हैं आप, जैसे ये स्पंज है, इसको आपने जोर से दबाया, दबाने पर इसका आकार कुछ समय के लिए छोटा हो गया,
लेकिन पुनः आप छोड़ते हैं तो वही आकार पुनः ले लेता है, यानी ये भी क्या है, अस्थायी परिवर्तन है। स्विच ऑन करने पर बल्ब का जलना, स्विच ऑन किया आपने, बल्ब जल गया, स्विच ऑफ किया तो वापस से पुनः वाली स्थिति में आ गया, तो ये भी क्या है, अस्थायी परिवर्तन। लोहे पर जंग का लगना, जंग का लगना यानी कोई नया पदार्थ बन रहा है मित्रों। जंग यहां पर क्या बन रहा है, नया पदार्थ। क्या जंग से पुनः लोहा बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है, तो ये भी क्या है, स्थायी परिवर्तन है। जिसमें पुनः वाली स्थिति नहीं प्राप्त की जा सके वो आपका स्थायी है। सूखे कपड़ों का गीला हो जाना, सूखे कपड़े पानी में भिगोएंगे गीले हो जाएंगे और पुनः इनको धूप में सुखाएंगे तो सूखे बन जाएंगे, तो ये क्या है, अस्थायी, अस्थायी परिवर्तन आपका। नेक्स्ट है देखिए, लकड़ी का जलना। लकड़ी को जला दिया आपने तो नया पदार्थ बन गया राख या कालिक जिसको बोलते हैं। राख नया पदार्थ बन गया मित्रों, और नया पदार्थ जिसमें भी बनता है वो आपका स्थायी परिवर्तन। वो कौन सा होता है, स्थायी परिवर्तन। दूध का ठंडा होना, अगर दूध ठंडा हो गया है तो पुनः उसको गर्म भी किया जा सकता है, तो ये क्या हो गया, अस्थायी परिवर्तन। हरी मेहंदी का रचने पर लाल होना। अब हरी मेहंदी को जब गीला करके पानी के साथ में भिगो करके और फिर लगाते हैं तो उसका कलर कैसा होता है, लाल होता है। क्या इस लाल कलर को पुनः हरी मेहंदी में परिवर्तित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, तो ये क्या हो गया, स्थायी परिवर्तन हो गया। इसमें किसी प्रकार का पुनः बदलाव नहीं किया जा सकता है। अब देखिए, समझने वाला मैटर यहां से प्रारंभ होता है, आपको अच्छे से देखना है इसको। हम देखते हैं कि कुछ परिवर्तनों को विपरीत दिशा में संपादित करके पदार्थ को पुनः पहले जैसी अवस्था में लाया जा सकता है, लेकिन कुछ में ऐसा संभव नहीं होता है। वे परिवर्तन जो विपरीत दिशा में भी संभव होते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। उत्क्रमणीय परिवर्तन अस्थायी होते हैं। देखिए, जैसे ये आपका जल और इसको गर्म किया आपने, आपने क्या किया, गर्म किया, गर्म किया, वाष्प बन गई। पुनः इसको ठंडा किया मित्रों, पुनः इसको ठंडा किया, ठंडा वाष्प को करेंगे तो जल बन जाएगा। तो इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहते हैं, जो दोनों दिशाओं में हो, दोनों दिशाओं में देखने को मिले, उसको बोलते हैं उत्क्रमणीय। और ये अस्थायी होता है, स्थायित्व नहीं है इसमें, कोई नया पदार्थ मुख्य नहीं बनता है जो पुनः इसमें ना बदले, इस प्रकार का नहीं बनता है। आप अपने दैनिक जीवन के अनुभवों में देखते हैं कि दूध से दही बनने पर दही को पुनः दूध में नहीं बदला जा सकता है। इस परिवर्तन में नया पदार्थ दही बन जाता है। यह परिवर्तन आपका स्थायी रूप से हो जाता है। अतः यह परिवर्तन उत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं है। वे परिवर्तन जो विपरीत दिशा में संभव नहीं होते अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं, और ये स्थायी होते हैं। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन आपके क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। इसका अच्छा सा उदाहरण है दूध। दूध को ठंडा करके उसमें जाउन डालते हैं, थोड़ा पहले उबालते हैं, अच्छे से उबाल के फिर ठंडा करते हैं, ठंडा ठंडा उस दूध में जाउन डालते हैं और फिर आपका दही बन जाता है। दही एक नया पदार्थ हो गया मित्रों। दही से वापस दूध आप बना नहीं सकते। और एक ही दिशा में देखिए, एक ही दिशा में ये परिवर्तन देखने को मिलता है, तो ये क्या है, स्थायी आपका, और इसको बोलेंगे अनुत्क्रमणीय। ये ध्यान में रखने वाली बात है। उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि हमारे चारों ओर होने वाले परिवर्तन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहले वे जो उत्क्रमणीय अस्थायी होते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तथा दूसरे वे जो अनुत्क्रमणीय व स्थायी होते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो यहां पर समझने लायक बात है मित्रों कि अस्थायी पदार्थ होगा, अस्थायी पदार्थ होगा कोई, तो उसको भौतिक परिवर्तन कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि अस्थायी पदार्थ है वो एक दिशा में नहीं होता है, उत्क्रमणीय होता है। एक दिशा में नहीं होता है बल्कि उत्क्रमणीय होता है, और इसमें किसी प्रकार का कोई नया पदार्थ नहीं जन्म लेता है। और रासायनिक परिवर्तनों में हमेशा एक नया पदार्थ
बनता है, इसलिए स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। और इस प्रकार के परिवर्तन को अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। अब देखिए आगे इसमें भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। परिवर्तन दो प्रकार के, एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। देखते हैं डिटेल पूर्वक इनको। सबसे पहले भौतिक परिवर्तन आपका पदार्थ की आकृति, आकार, अवस्था, ठोस, द्रव्य और गैस, ये मुख्य अवस्थाएं मानते हैं। आगे अभी और भी हैं, चौथी और पांचवी अवस्था भी बन गई है मित्रों, लेकिन मुख्यतः इनका ही अध्ययन किया जाता है, ठोस, द्रव्य या गैस। इसके साथ में ताप, दाब आदि को पदार्थों के भौतिक गुण कहते हैं। भौतिक गुण में ये आते हैं मित्रों, पदार्थ की आकृति, उसका आकार, उसकी अवस्थाएं, वह ठोस है, द्रव्य है या गैस है, उसका टेम्परेचर कितना है और दाब कैसा है उसका, तो ये सभी भौतिक गुण हैं। वे परिवर्तन जिनमें केवल पदार्थों के भौतिक गुण ही बदलते हैं भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। अगर उसकी आकृति बदल रही है, उसका आकार बदल रहा है, अवस्था में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, ठोस से द्रव्य, द्रव्य से गैस, या उसका टेम्परेचर कम या ज्यादा हो रहा है, दाब उसका, तो ये सभी परिवर्तन, इसमें पदार्थों के सिर्फ भौतिक गुण बदलते हैं, वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ये परिवर्तन अस्थायी एवं उत्क्रमणीय होते हैं, या आपने ऊपर पढ़ लिया। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। अब आप बता सकते हैं कि बर्फ का पिघलना, नमक का जल में घुलना, बल्ब का प्रकाशित होना, ब्लेड को ज्वाला पर गर्म करना, जल से वाष्प बनना, भाप का जल में बदलना इत्यादि सभी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। तो ये आप ध्यान में रखें, बर्फ पिघलेगी तो वापिस से जल बन सकता है, और जल को जब ठंडा किया जाएगा तो बर्फ बन जाएगी। नमक का जल में घुलना, नमक को जल में घोलते हैं तो घुल जाता है अच्छे से, और जब जल को गर्म करते हैं तो जल तो वाष्प के रूप में उड़ जाता है और आपका नमक पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार से बल्ब का प्रकाशित होना, बल्ब को जब स्विच ऑन करते हैं तो प्रकाशित हो जाएगा, और ऑफ करते हैं तो पुनः वाली स्थिति में आ जाएगा। ब्लेड को ज्वाला पर गर्म करना, गर्म करेंगे लाल हो जाएगी, और फिर ठंडा करेंगे वापस पुनः वाली स्थिति। इसी प्रकार से जल से वाष्प बनना, जल को गर्म करेंगे वाष्प में बदल जाएगा, ठंडा करेंगे पुनः जल में बदल जाएगा, भाप का जल में बदलना। तो ये सभी भौतिक परिवर्तन है मित्रों, अस्थायी परिवर्तन जिनको कहेंगे, उत्क्रमणीय। नीचे एक उदाहरण दे रखा है क्रिस्टलीकरण का, कई बार पूछा गया है क्रिस्टलीकरण किस प्रकार का परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन है मित्रों। किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। आपने बहती नदियों के किनारे अथवा तालाब के किनारे पर सफेद पाउडर जैसा पदार्थ देखा होगा, सफेद पाउडर जैसा पदार्थ, तो यही क्रिस्टलीकरण है। ये क्या है, क्रिस्टल है मित्रों, क्रिस्टल बन जाते हैं। क्रिस्टलों में होता क्या है, खास प्रकार का उनका एक आकार होता है, अलग ही प्रकार का रंग होता है उनका, और जो उनकी विशेषताएं हैं, उनकी जो एनर्जी लेवल है वो भी अलग ही प्रकार का होता है। प्रत्येक क्रिस्टल अलग अलग आकार, अलग अलग रंग लिए होते हैं। महिलाएं भोजन में ढोकले बनाने के लिए इस खार का प्रयोग करती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इस खार का निर्माण कैसे होता है? तो देखिए कैसे निर्माण करते हैं। एक बीकर को जल से आधा भर दीजिए यहाँ तक, इसमें फिटकरी का पाउडर डालिए, फिटकरी के इस विलयन को गर्म कीजिए, गर्म करते समय फिटकरी का पाउडर तब तक डालिए जब तक वह घुलती है। इसमें फिटकरी का पाउडर तब तक डालते रहना है मित्रों, गर्म तो कर रहे हैं, साथ में पाउडर को धीरे धीरे डालते रहिए और अच्छे से उसको हिलाते रहिए। जब घुलना बंद हो जाए तब गर्म विलयन को एक कीप में छना कागज लगाकर कांच के बीकर या गिलास में छानिए, इसे ठंडा होने तक दीजिए। जब विलयन ठंडा हो रहा हो तो उसे बिना हिलाए ढुलाए स्थिर रखिए। कुछ समय बाद विलयन का अवलोकन कीजिए, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। क्या आपको फिटकरी के क्रिस्टल दिखाई देते हैं? जी हाँ, उसके बिल्कुल क्रिस्टल आपको दिखाई देते हैं। यदि नहीं तो यही प्रक्रिया, तो कुछ समय और प्रतीक्षा कीजिए, आपको फिटकरी के क्रिस्टल दिखाई देंगे। किसी पदार्थ के विलयन से उसके शुद्ध तथा बड़े आकार के क्रिस्टल प्राप्त करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? क्रिस्टलीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया में नया पदार्थ नहीं बनता, अपितु उसी पदार्थ के क्रिस्टल बनते हैं जो पदार्थ लिया गया है। अतः क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन का एक
उदाहरण है। बहुत बार पूछा गया है, क्रिस्टलीकरण किस प्रकार का उदाहरण है। यदि आप बड़ा क्रिस्टल प्राप्त करना चाहते हैं तो एक छोटे क्रिस्टल को धागे से बांधकर विलयन से स्पर्श करते हुए लटकाइए। आप देखेंगे कि क्रिस्टल के आसपास अन्य छोटे छोटे क्रिस्टल आकर जुड़ जाते हैं और क्रिस्टल बड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार से भी आप क्रिस्टल बना सकते हैं। तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो गया। अब देखते हैं मित्रों, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। सबसे पहले गतिविधि एक प्रयोग है। चूने का पानी दूध या किस प्रकार से होता है। देखिए, ये एक बीकर है, इसमें चूने का पानी लिया गया है और ये एक नलिका जो कीप के माध्यम से इस प्रकार से जुड़ी हुई है और यहाँ पर मोमबत्ती की ज्वाला, जो मोमबत्ती है उसको जलाया गया है। देखिए किस प्रकार से प्रयोग किया गया है। एक मोमबत्ती को जलाकर मेज पर रखिए। एक कीप लेकर उसे चित्रानुसार रबड़ की ट्यूब से जोड़ते हुए इसके अग्र भाग पर कांच की नली लगाइए। कांच की नली को चूने के पानी से भरे बीकर में डुबो दीजिए। ये देखिए, यहाँ पर चूने के पानी से भरा हुआ ये बीकर है और इसमें यह नलिका डूबी हुई है। मोमबत्ती की ज्वाला को नली लगे हुए कीप से ढकिए ताकि मोमबत्ती के जलने से बनने वाली गैस नली में से होते हुए चूने के पानी से भरे बीकर में जाए। आप देखेंगे कि कुछ समय पश्चात चूने का पानी क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है, दूध के जैसा रंग। और ये पूरी प्रक्रिया है। इस प्रयोग में निम्नलिखित क्रिया होती है। मोम ले रखा है आपने, प्लस ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन बिना मोम जलेगा नहीं मित्रों, तो ऑक्सीजन भी है और जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और जलवाष्प नया पदार्थ यहाँ पर निर्मित होता है जलवाष्प के रूप में। चूने का पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जो ये गैस बन रही है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसको लेते हैं और फिर दूध या पानी ये बन जाता है मित्रों CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। उपयुक्त दोनों क्रियाओं से स्पष्ट है कि मोम के जलने से नए पदार्थों कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प का निर्माण होता है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर नए पदार्थ CaCO3 का निर्माण होता है। हम कुछ ऐसे और परिवर्तनों पर विचार करें जिसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है। तो ये भी कई बार पूछा गया है कि मोम के जलने से नए पदार्थ किसका निर्माण होता है। वहाँ पर ऑप्शन में आपको दे दिए जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, अन्य है, जलवाष्प है, CaCO3 है। तो बिल्कुल सटीकता के साथ में आंसर देना है आपको। एक गतिविधि और है, देखिए, एक आलू को काटकर 2 टुकड़े कीजिए। एक टुकड़े की कटी हुई सतह पर ड्रॉपर की सहायता से आयोडीन विलयन डालिए। ये देखिए, आलू को इस प्रकार से काट रखा है, आधा काट लिया और फिर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें यहाँ पर डाली गई हैं। आलू की सतह का रंग नीला बैंगनी हो जाता है। स्टार्च, आलू में होता है क्या, स्टार्च प्लस आयोडीन और बैंगनी पदार्थ यानी नया पदार्थ इसमें बन जाता है। नया पदार्थ बनेगा, इसका मतलब क्या है, रासायनिक परिवर्तन। इस प्रकार आप देखते हैं इस क्रिया में भी नए पदार्थ का निर्माण होता है। एक गतिविधि और है, देखिए, मैग्नीशियम का एक तार या फीता लीजिए। इसके एक सिरे को मोमबत्ती के लो में जलाइए। मैग्नीशियम का फीता चमकदार प्रकाश देता हुआ जलता है और राख यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होती है और इस क्रिया में भी नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। ये जलता हुआ मैग्नीशियम का फीता है और चमकीली श्वेत ज्वाला के साथ में जलता हुआ ये पात्र ले रखा है और जलने के बाद में इससे राख बनती है यानी नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्रिया है, देखिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों क्रियाएं करेंगे, बना लेंगे क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी नया पदार्थ। अतः हम कह सकते हैं कि वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ का रासायनिक आंतरिक संगठन बदल जाता है, अर्थात पदार्थ अपने मूल रूप से नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, वही क्या कहलाते हैं, आपके रासायनिक परिवर्तन। परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को अपनी मूल या पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, अतः यह परिवर्तन स्थायी व अनुत्क्रमणीय होते हैं। स्पष्टतः मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जल जाती है मित्रों, जलने के बाद में मोम पूरा नष्ट हो जाता है। क्या वापस मोमबत्ती बन सकती है, नहीं बनती है मित्रों। दही जमना, टायर का जलना,
टायर को जला दिया तो राख बन जाएगी नया पदार्थ। दूध से दही जम गया तो दही से पुनः दूध नहीं बनाया जा सकता। भोजन का पाचन पाचन होने के बाद में उत्सर्जित नए पदार्थ बनते हैं। लोहे पर जंग लगना, त्योहारों पर पटाखे व फूलझड़ी को जलाना, मैग्नीशियम के फित्ते का जलना आदि रासायनिक परिवर्तन है। तो इन उदाहरणों को आपको ध्यान में रखना है। इन्हीं में से क्वेश्चन पूछते हैं मित्रों। मेरा काम बताना है, बाकी याद आपको करना है। और लास्ट में आपके एक पॉइंट और दे रखा है, लोहे में जंग लगना, यह किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है मित्रों। किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन हमेशा अनुत्क्रमणीय होते हैं और स्थायी होते हैं। लोहे में जंग लगने की क्रिया से आप अच्छी तरह से परिचित हैं। आपने रसोई घर में देखा होगा कि लोहे की गीले तवे को कुछ समय तक खुला छोड़ देने पर उसमें जंग लग जाता है। इसी प्रकार फावड़े, कुल्हाड़ी, हथौड़ा आदि को नम वायु में कुछ दिनों तक खुला रख देने पर उनमें भी जंग लग जाता है। लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ देने पर इसके ऊपर भूरे रंग के पदार्थ की परतें जम जाती है। इस भूरे रंग के पदार्थ को क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। तथा यह क्रिया जंग लगना कहलाती है। जंग लोहा नहीं है मित्रों, अपितु इस क्रिया में लोहा एक नए पदार्थ है। जंग यानी लोहे का ऑक्साइड Fe2O3, याद रखेंगे सूत्र को। लोहे का ऑक्साइड जंग, जंग का सूत्र कई बार पूछ लिया जाता है। जंग का सूत्र क्या है? फॉर्मूला तो ये है मित्रों Fe2O3, और इसको लोहे का ऑक्साइड भी बोलते हैं। जंग लगने की प्रक्रिया को इस प्रकार से आप दर्शा सकते हैं। लोहा है, ऑक्सीजन के साथ में ऑक्सीजन यानी वायु की उपस्थिति में प्लस जल, ये दो चीज इसको मिल गई, जल और ऑक्सीजन लोहे को, तो फिर जंग लग जाएगा मित्रों। इसमें लोहे का ऑक्साइड Fe2O3 बन जाएगा। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन तथा नमी यानी जल वाष्प दो अनिवार्य घटक हैं। ये जब तक लोहे को नहीं मिलेंगे जंग नहीं लगेगा। जंग लोहे को धीरे धीरे नष्ट कर देता है, क्योंकि लोहे का उपयोग वाहनों जैसे जहाज, कार, ट्रक, साइकिल आदि का ढांचा बनाने के लिए, सेतु या बड़ी इमारतें बनाने में किया जाता है। अतः लोहे पर जंग लगने से रोकने के लिए इसे ऑक्सीजन तथा जल दोनों के संपर्क से बचाना होता है। आप इसे कैसे बचा सकते हैं? इसका एक सरल उपाय, उन पर पेंट कर दीजिए। ग्रिज आदि की परत चढ़ाना। लोहे पर क्रोमियम अथवा जिंक, ये धातुएं हैं मित्रों। क्रोमियम और जिंक धातु जैसी धातु की परत चढ़ा दी जाए तो भी जंग से बचाव होता है। लोहे पर एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए लोहे पर जस्ते या जिंक धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यसद लेपन या गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो ये याद में रखें। लोहे और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए लोहे पर जस्ते या जिंक धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यसद लेपन या गैल्वेनीकरण। लोहे के साथ कार्बन, मैग्नीज, निकेल एवं क्रोमियम मिलाने पर इस्पात यानी स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। लोहे में क्या क्या मिलाते हैं? कार्बन, मैग्नीज, निकेल और क्रोमियम, ये कुछ अधातु और धातुओं को मिलाते हैं, तब स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है मित्रों, जो कठोर होता है तथा उसमें जंग भी नहीं लगता। आपने स्टील को देखा होगा, स्टील के बर्तन देखे होंगे, उनमें जंग नहीं लगता है। तो ये कुछ पदार्थों को मिलाकर के बनाते हैं। ये चमत्कारिक प्राचीन लोहा स्तंभ है, इसको भी जान लीजिए। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास मेहरौली में एक ऐसा प्राचीन लोहा स्तंभ स्थित है जिसे लगभग 400 ईसा पूर्व है भारत के लोहा कर्मियों ने बनाया। यह वृहद लोहा स्तंभ 8 मीटर ऊंचा तथा इसका भार है मित्रों 6 टन यानी 6000 केजी। कई शताब्दियां बीत जाने के बाद भी यह लोह स्तंभ आज भी सुरक्षित है। लोह स्तंभ है कहां पर? दिल्ली में कुतुब मीनार के पास मेहरौली में, यहां पर है मित्रों लोह स्तंभ। ये ऊंचाई इसकी 8 मीटर, 400 ईसा पूर्व इसको बनाया गया था भारत के लोहा कर्मियों द्वारा। वजन इसका 6 टन है। इस पर जंग नहीं लगा। यह इस बात का प्रतीक है कि प्राचीन भारत के हमारे पूर्वजों ने लोहे को जंग लगने से बचाने की बेहतरीन तकनीक विकसित कर ली थी। शोध से ज्ञात हुआ है कि इसके पृष्ठ पर आयरन ऑक्साइड यानी Fe3O4 की पतली परत बनी हुई है।
जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जंग लगने से बचाने के लिए उन्होंने इस स्तंभ पर कई उपचार प्रक्रम किए होंगे। इसके निर्माण के समय उन्होंने इसमें फास्फोरस मिलाया होगा, ऐसा मान रहे हैं। इसे विभिन्न पदार्थों के मिश्रण से रंगा होगा तथा फिर इसे तेज गर्म किया होगा। दिल्ली के अलावा सूर्य मंदिर, जो कोणार्क उड़ीसा में है, मुकम्बिका मंदिर कोलूर कर्नाटक में, धार ये मध्य प्रदेश आदि के भी उत्कृष्ट लौह स्तंभ प्राचीन भारतीय धातु क्रम की गाथा को उजागर कर रहे हैं। अब जानते हैं मित्रों रासायनिक परिवर्तनों के बारे में। कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जैसे कटे सेब को वायु में खुला छोड़ने पर रंग बदलना। सेब में लोहा होता है, जिसके कारण काटने के पश्चात उसे थोड़ी देर वायु में पड़ा रहने पर लोहा वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके लोहे का ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड बनाता है और फलस्वरूप उसकी कटी हुई सतह का रंग लाल भूरा हो जाता है। सेब को जब आप काटते हैं, कुछ देर वायु में छोड़ते हैं, तो वायु में खुला पड़ा रहने से ऑक्सीजन के साथ में लोहा क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है और लोहे का ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं आयरन ऑक्साइड, वो बना लेता है नया पदार्थ। तो ये क्या हो गया आपका रासायनिक परिवर्तन। आपने पढ़ा कि जिसमें नया पदार्थ बनता हो वह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। मेहंदी कैसे रचती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेहंदी में क्विनोन, नेप्टाक्विनोन तथा लासोन जैसे प्रमुख रासायनिक यौगिक हैं। ये यौगिक हैं मित्रों, ये कंपाउंड है होते हैं मेहंदी में। लासोन स्वयं रंगहीन होता है, किंतु ये जब वायु सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता है तो लाल रंग का एक यौगिक बनाता है। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण देखिए, जादूगर की सच्चाई। जादूगर करता क्या है देखिए, जादूगर छू मंत्र के साथ पानी से भरी गिलास में आग लगाता है तथा ये गिलास का घोल दूसरे गिलास में डालकर गहरा सफेद धुआं निकालता है। ये कैसे संभव होता है। पानी से भरे गिलास में आग लगाना किस प्रकार से लगाता देखिए, सोडियम प्लस पानी और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक नया पदार्थ बनता है, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है और उष्मा निकलती है। कैसे, सोडियम का टुकड़ा डालता है आपकी नजर बचाकर पानी में, यह सोडियम पानी से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। इस अभिक्रिया में उष्मा भी उत्पन्न होती है। इस उष्मा से हाइड्रोजन के गैस जलने के कारण आग की चिंगारी पैदा होती है और हमें लगता है कि उसने जादू से पानी में आग लगा दी है। ऐसा नहीं है, वह आग सिर्फ सोडियम के पानी के संपर्क में आने से लगती है। यह बहुत ही तेज अभिक्रिया करने वाला सोडियम है, जिसके कारण आप देखते हैं उष्मा भी उत्पन्न होती है, आग भी लग जाती है और जादू से गहरा सफेद धुआं निकलना। यह देखिए किस प्रकार से संभव होता है। इसमें जादूगर के पास एक गिलास में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन तथा दूसरे गिलास में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन होता है। जब वह इन दोनों विलयनों को आपस में मिलाता है तो इनकी विक्रिया से अमोनियम क्लोराइड का सफेद धुआं बनता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और अमोनियम क्लोराइड सफेद धुआं प्लस पानी, तो ये नए पदार्थ बनते हैं। अमोनियम क्लोराइड जो बनता है उसको सफेद धुआं कहते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इन दोनों की अभिक्रिया करवाते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बनता है, NH4Cl प्लस H2O बनता है आपका। ये देखिए यहाँ से ये H2O निकल गया, 2H हैं देख लीजिए, ये 2H तो H2 और ये आपका ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, ये बन गया यहाँ पर H2O, बचा क्या NH4Cl, ये अमोनियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं सफेद धुआं। तो इस प्रकार से ये क्रिया होती है। आपने क्या सीखा, कुछ परिवर्तन स्थायी होते हैं जबकि कुछ परिवर्तन अस्थायी या उत्क्रमणीय होते हैं। परिवर्तनों की प्रकृति के आधार पर ये दो प्रकार के हो सकते हैं, भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन अस्थायी एवं उत्क्रमणीय होते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन स्थायी
एवं अनुत्क्रमणीय होते हैं। भौतिक परिवर्तनों में केवल पदार्थों के भौतिक गुण बदलते हैं, यह पढ़ लिया आपने। इसमें नए पदार्थ नहीं बनते, जबकि रासायनिक परिवर्तन में हमेशा नया पदार्थ बनता है। वायु एवं नमी के कारण लोहे पर जंग लगता है। जंग से बचाव हेतु पेंट करते हैं, ग्रीज अथवा धातु की परतें चढ़ाई जाती है। किसी पदार्थ के विलयन से उसके शुद्ध तथा बड़े आकार के क्रिस्टल प्राप्त करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? क्रिस्टलीकरण कहलाती है। तो ये आपने इस चैप्टर में सीखा है। अब इसके प्रश्न उत्तर भी कर लीजिए। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन देखना है। जंग लगना, बर्फ पिघलना, दूध का दही बनना, सेब कटने पर भूरा हो जाना। तो भौतिक परिवर्तन कौन सा है? जंग लग गया मतलब नया पदार्थ बन गया। लोहे में जंग लगा, नया पदार्थ यानी रासायनिक। दूध का दही बनना, तो पुनः दही से दूध तो बनाया नहीं जा सकता, तो ये भी क्या है? रासायनिक पदार्थ, नया पदार्थ जिसमें बनता हो। सेब कटने पर भूरा होना, एक बार भूरा हो गया तो पुनः वाली स्थिति वापस नहीं प्राप्त की जा सकती है, इसमें भी नया पदार्थ बन रहा है, आयरन ऑक्साइड बन रहा है, तो ये भी रासायनिक है। तो आपको पूछा क्या है? भौतिक परिवर्तन। तो ये हो गया मित्रों, बर्फ पिघल गई है, वापस उसको जमा भी सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बर्फ पिघलना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? बल्ब का प्रकाशित होना। मित्रों, बल्ब को प्रकाशित भी कर सकते हैं और स्विच ऑफ करने पर पुनः वाली स्थिति भी प्राप्त की जा सकती है, इसलिए ये तो क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन। चूने के पानी का दूध या होना, हाँ ये तो है, दूध या रंग उसका एक बार प्राप्त हो गया तो फिर चूने का पानी वापस नहीं बनाया जा सकता, तो ये रासायनिक परिवर्तन है आपका। पानी का वाष्प में बदलना, वाष्प से फिर पानी बनाया जा सकता है, भौतिक परिवर्तन। घी का पिघलना, घी पिघल गया है तो ठंडा करेंगे वापस जम जाएगा, तो ये भी क्या है? भौतिक परिवर्तन। घरों में लोहे के दरवाजों पर रंग रोगन क्यों किया जाता है? सूर्य की किरणों से बचाने के लिए, धूल रहित करने के लिए, जंग लगने से रोकने के लिए, या पक्षियों से बचाने के लिए। तो लोहे के दरवाजों पर रंग रोगन तो मित्रों जंग लगने से रोकने के लिए ही किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। देखिए, जंग का रासायनिक सूत्र, ये मैंने आपको बताया था कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? Fe2O3, आयरन ऑक्साइड। याद रखना है इसको। रिक्त स्थान दे रखें, ये भी कर लीजिए। देखिए, शक्कर का जलीय विलयन बनाना परिवर्तन है। शक्कर का जलीय विलयन, शक्कर को जब आप घोलेंगे तो उसका जलीय विलयन बन जाएगा। जलीय विलयन को जब पुनः गर्म करेंगे तो पानी है वो तो वाष्प के रूप में उड़ जाएगा और शक्कर को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए ये क्या हो गया आपका? भौतिक परिवर्तन। क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन यानी अस्थायी परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन सामान्य तो होते हैं, कैसे होते हैं? एक तो अस्थायी होते हैं, एक तो क्या होते हैं? अस्थायी, और इनको आप उत्क्रमणीय भी बोल सकते हैं, दोनों दिशाओं में उत्क्रमणीय, तो ये ध्यान में रखें। गेहूं के दाने को पीसकर छोटे आकार में बदलना परिवर्तन है। गेहूं के दाने को पीसा आपने, आटा बन गया। अब क्या बन गया? आटा बन गया। क्या आटे से पुनः गेहूं के दाने बनाए जा सकते हैं? बिल्कुल असंभव है ये, तो इसको क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। नया पदार्थ आटा बन गया है इसमें, तो यह आपका रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट है, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित होने पर दूधियापन का कारण परिवर्तन है। चूने के पानी में जब आपने प्रवाहित की कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो चूने के पानी का रंग कैसा हो गया? दूधिया, और दूधिया रंग नया पदार्थ बन रहा है एक, तो परिवर्तन कैसा होगा? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। और देखिए मित्रों, ये कुछ कॉलम वाला और देख लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। मिलान करना है। बल्ब का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? बल्ब का जलना, बल्ब जलता है मित्रों तो पुनः वाली स्थिति में इसको लाया जा सकता है स्विच ऑफ करके, तो भौतिक परिवर्तन हो गया आपका ये। जंग लगना, जंग लगना नया पदार्थ बन रहा है, लोहे पर जंग लगता है तो ये रासायनिक परिवर्तन है। फिटकरी से क्रिस्टल प्राप्त करना, यह प्रक्रिया कहलाती है आपकी क्रिस्टलीकरण।
तो ये था मित्रों आपका शानदार सा एक चैप्टर भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से संबंधित है। इसी के साथ में आपके 3 टॉपिक कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। आज का जो चैप्टर है आपको पसंद आए जरा सा भी तो लाइक करना, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।